प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रितु। आज हम एचपी सेट 2018 के पीवाईक्यू का पार्ट 3 करेंगे। पीछे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था जिसमें 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज हम 51 से करेंगे। और गाइज़ आज मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन रेफर टू एज द पेरेंट ऑफ हिज और हर चाइल्ड इंडिकेट्स द प्रैक्टिस ऑफ। एक व्यक्ति जिसे अपने बच्चे के माता पिता के रूप में संदर्भित किया जाता है कि अभ्यास को इंगित करता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शंस आर नॉर्म्स, अवॉइडेंस, टेक्नोनॉमी और कुवैत। इसका सही आंसर है टेक्नोनॉमी यानी कि माध्यमिक संबोधन। गाइस कीप इन माइंड कि माध्यमिक संबोधन जो टर्म है, जो टेक्नोनॉमी टर्म है, ये भी टाइलर ने दी थी। और गाइस टेक्नोनॉमी मतलब ये होता है ना कि जब हम अपने पार्टनर को अपने बच्चों के नाम से बुलाते हैं, मतलब जब माता पिता अपने एक दूसरे का नाम नहीं लेते बल्कि अपने बच्चे के नाम से दूसरे को संबोधित करते हैं तो उसे हम टेक्नोनॉमी कहते हैं। जैसे चिंटू की माँ, चिंटू के पापा। तो चिंटू की माँ, चिंटू के पापा, ये जो वर्ड है दिस इज़ टेक्नोनॉमी। कीप इन माइंड गाइस, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ मैंने ऐड की है, वो ये है कि ईबी टाइलर ने अवॉइडेंस, टेक्नोनॉमी और कुवैत, ये 3 टर्म्स जो है ईबी टाइलर ने दी हैं। और नॉर्म्स नहीं, एमिटेट, जोकिंग रिलेशनशिप और वैंकुलेट, ये ब्राउन ने दिया था। दीज आर किनशिप यूसेज। एंड मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं गाइस कि नॉर्म्स कहते हैं एक्सेप्टेड बिहेवियर, मतलब ऐसे व्यवहार जो जनरल गाइडलाइंस है, शुड बिहेवियर है कि आपको ये करना चाहिए। दिस इज़ नॉर्म्स, ओके। अवॉइडेंस मतलब ये होता है ना कि जब ऐसे संबंधियों के बीच ये यूसेज होता है जब हम कुछ पर्दा रखना होता है, जैसे ससुर और बहू के बीच, सास और दामाद के बीच, ओके। कुवैत जो है खासी ऑफ मेघालय, मतलब मेघालय में खासी और टोडा ट्राइब में पाई जाती हैं। कुवैत यानी कि सहप्रसविता। इसका मतलब ये हुआ कि कुवैत प्रथा के दौरान क्या होता है कि पति भी उन सारे नियमों का पालन करता है जो नियम उसकी पत्नी गर्भवती होते समय करती है। ये ईबी टाइलर ने दिया था। कीप इन माइंड कि टेक्नोनॉमी, कुवैत, अवॉइडेंस ईबी टाइलर की टर्म है। एमिटेट, जोकिंग रिलेशनशिप और वैंकुलेट, ये ब्राउन की टर्म्स है। ठीक है गाइज, मैंने आपको एक्स्ट्रा इसमें ये क्वेश्चन भी करवा दिया है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। द maternal uncle special relationship with his nephew and niece is termed as। अपने भतीजे और भतीजियों के साथ मामा का विशेष संबंध कहलाता है। ऑप्शंस आर गाइज एमिटेट, पैट्रिलिन या पितृवंशीय, एमिटेट पितृवंशीय, एवेंकुलेट मातुल्य और मैट्रिलिन यानी कि मातृवंशीय। अब इसका सही आंसर हो जाएगा अवेंकुलेट। मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि अवेंकुलेट दिया है ब्राउन ने। अवेंकुलेट मतलब यही होता है कि जब बच्चे जो है अपनी मम्मी के घर में ना रहकर या पिता के घर में ना रहकर अपने मामा के घर में रहते हैं और मामा की संपत्ति बच्चों को हस्तांतरित होती है, मतलब अपने भतीजे भतीजियों को हस्तांतरित होती है, उसे कहते हैं वैंकुलेट। वहीं एमिटेट का मतलब जान लीजिए। एमिटेट मतलब गाइज होता है जब बच्चे अपनी बुआ के पास रहते हैं और सारी संपत्ति जो है बुआ से उनके भतीजे भतीजियों को हस्तांतरित होती है। पैट्रिलिन, यहाँ मैंने पैट्रिलिन मतलब ये होता है कि जब हम पिता के घर में रहते हैं, जैसे कुछ ट्राइब्स के नाम लिखे हैं मैंने, आपको याद हो जाएगा। नबूद्रीज ऑफ मालाबार, मुंडा, अंगामी, नागा, भील हो, ये सब जो है पैट्रिलिन यानी कि पितृवंशीय ट्राइब्स हैं। इसके अलावा खासी, गारो, ये मैट्रिलिन है। तो कीप इन माइंड गाइस, पेपर में कई बार आ जाता है कि पैट्रिलिन ट्राइब कौन सी है, इनमें से मैट्रिलिन कौन सी है, तो इसे याद रखना अच्छे से। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक्स हैं क्योंकि। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। मार्क आउट इनकरेक्ट मैच। इसमें गलत बताना है कौन सा है। ऑप्शन है लीनेज स्मॉल देन क्लैन, ठीक है। जो गोत्र से कम होता है उसे लीनेज कहते हैं, जैसे कि कुछ परिवारों का योग। क्लैन होता है कंपोज्ड ऑफ वेरियड लीनेज, बहुत सारे कुलों से हमारा गोत्र बनता है। नेक्स्ट है फोर्थ है फ्रेटरी, कंपोज्ड ऑफ वेरियस क्लास, ये भी सही है। और मोइटीज कंपोज्ड ऑफ वेरियस ग्रुप से नहीं बनता है कभी भी, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। 54th क्वेश्चन है, इज डैश इज द स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस ऑफ बाय वेरियस ग्रुप्स।
स्पेशली इंडिजीनियस पीपल। विभिन्न समूहों द्वारा विशेष रूप से स्वदेशी लोगों द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का अध्ययन है। अब इसमें आंसर क्या आएगा कि ऐसी कौन सी पद्धति है जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति होती है, स्वदेशी है, इंडिजीनियस है मतलब। तो इसमें ऑप्शंस हैं जैसे कि एक्यूपंचर, अरोमा, होम्योपैथी, एथनोमेडिसिन। इसे बोलते हैं एथनोमेडिसिन, इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत अच्छे मतलब मैंने इसमें सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं। 55 क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज इन द ईयर, मतलब पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी इंडिया में? 1894, 1952, 1988 या 2000? इसका सही आंसर है 1894। 1894 में फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी। तो 1952 में क्या बना था? 1952 में भी पॉलिसी बनी थी, लेकिन वो बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और 2000 में मैंने यहाँ बैठ कर 2000 में ओजोन डिप्लीशन हुआ था। और इस साल का जो फॉरेस्ट डे जो कि हम 22 मार्च को मनाते हैं, इसका थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन ये 2024 के फॉरेस्ट डे का थीम है जो कि हम 21 मार्च को मनाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट, हाँ, इसमें मैंने और चीज़ें भी ऐड की हैं, जैसे इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन 2000 में, 1947 के बाद 52 में बनी थी, ये भी मैंने बता दिया है। 1988 में भी पॉलिसी बनी थी। नेशनल फॉरेस्ट कमीशन कब बना था? वो 2003 में बना था। और हाँ गाइस, कीप इन माइंड कि इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट, ट्राइबल राइट एक्ट, ये 2006 में आए थे, ठीक है। लेकिन इसे कभी भी लैंड राइट एक्ट के साथ मिक्स मत करना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, ट्राइबल राइट एक्ट आया, तो 2006 वाला हो जाएगा। और फॉरेस्ट मैन कौन है? हमारे फॉरेस्ट मैन हैं जयदेव पायंग। सेंट्रल फॉरेस्ट्री बोर्ड 1950 में बना था, ये भी पता होना चाहिए। ये एनवायरनमेंट में भी क्वेश्चन आते हैं इस रिगार्डिंग, क्योंकि ये बेसिकली एनवायरनमेंट से ही, एनवायरनमेंट पोर्शन जो है नेट का, उसी में से दिया गया है। सो 56 क्वेश्चन है, मैच द आइटम। मैंने इसे मैच कर कर ही दिया है। तो गाइस फर्स्ट है चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा से इसका मैच हो जाएगा। नक्सलबाड़ी, चारू मजूमदार, ठीक है। नर्मदा बचाओ, मेधा पाटेकर। गंगा बचाओ आंदोलन, GD अग्रवाल। तो मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड की, जैसे कि चिपको आंदोलन 1974 में हुआ था। इसके जो मेन मेंबर्स थे, सुदुषा देवी, बचनी देवी, चंदी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा। नक्सलबाड़ी कब हुआ था? 1967 में हुआ था, एक हिंसक मूवमेंट था। और चारू मजूमदार कानून सानियाल जिसके मेन प्रॉपर मतलब हेड थे। नर्मदा बचाओ मूवमेंट 1985 में हुआ था, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे इसके मेन लीडर थे। इसके अलावा गंगा बचाओ आंदोलन GD अग्रवाल ने शुरू किया था 1982 में, लेकिन इसे नमामि गंगे से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि नमामि गंगे 2014 में आया था, जो कि नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से। 57 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट ग्लोबल वार्मिंग, कि इनमें से कौन सी वैश्विक ऊष्मीकरण नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस आर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तो होता है। राइज इन अर्थ टेम्परेचर, ये भी होता है। नैनो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी नहीं होगा। और मैंने इसमें गाइज यहाँ पर ऐड कर दिया है कि CO2, CH4, N2O, SF6, HFCS, PFCS, दीज आर ग्रीन हाउस गैसेज जिससे सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। और सबसे पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है, ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाती है, वो है CO2। इसे याद रखिए, कई बार नेट में एग्ज़ाम में आ चुका है ये, कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, जैसे कि CO2 होती है, ठीक है। CH4, N2O, SF6, HFCS, PFCS, ये सब पता होना चाहिए। 6 गैसेज है क्योंकि ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, PC जोशी वर्कड ऑन, PC जोशी ने किस पर काम किया है? लैंड रिफॉर्म, फैक्शन, कॉपरेशन यानी कि सहकारिताओं पर, पंचायती राज। इसमें सही आंसर है लैंड रिफॉर्म। तो ये कीवर्ड रख सकते हैं आप याद, कि लैंड रिफॉर्म अगर पेपर में आए तो PC जोशी ने उस पर काम किया, मतलब भूमि सुधारों संबंधी PC जोशी हैं। लैंड राइट संबंधी कौन है? बीना अग्रवाल। कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट हैं। और फैक्शंस पर रामन फर्थ ने काम किया, मैंने ऐसे लिख दिया है ये। और एग्रेरियन रिफॉर्म अगर आया तो G. कॉट्सवी, ठीक है गाइज।
बहुत कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं करने को, बट हमें थोड़ा सीमित रहना पड़ता है इन ऑप्शन से, वरना बहुत टाइम बीत जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल इंक्लूजन? निम्न में से क्या सामाजिक समावेशन का आवश्यक घटक है? प्रोवाइडिंग फूड, भोजन उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग हाउसिंग, आवास उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध कराना, या प्रोवाइडिंग सोशल राइट, सामाजिक अधिकार उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा प्रोवाइडिंग सोशल राइट, सामाजिक अधिकार उपलब्ध करवाना सामाजिक समावेशन का आवश्यक घटक होता है, यानी कि सोशल इंक्लूजन का इम्पॉर्टेंट या इसेंशियल कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द पॉसिबल वेज टू सेटल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्क बाय द आउटसाइडर? इसमें काउंसिलिएशन, सुलह करवाना, ये तो होता है। कॉम्प्रोमाइज, समझौता, ये नहीं होता है। एडजुडिकेशन, अधिनिर्णय, ये भी होता है। आर्टिबिट्रेशन, विभाजन। गाइस मुझे वैसे आर्टिबिट्रेशन का मतलब नहीं पता था, तो मैंने सर्च किया था, तो पता चला कि ये एक जितना लॉ होता है ना उतना बड़ा तो नहीं होता ये निर्णय के लिए, बट हाँ हर कंपनी में कुछ फॉर्मल लेवल पर एक कमेटी होती है जो इन मामलों की मध्यस्थता करती है, तो उसे हम आर्टिबिट्रेशन कहते हैं। एडजुडिकेशन तो वही होगा जो लॉ के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4, काउंसिलिएशन, एडजुडिकेशन एंड आर्टिबिशन। और 61st क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेड यूनियन? श्रम संघ क्या होता है? एन एसोसिएशन, एन ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट ग्रुप, महासंघ या फेडरेशन, या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा एन ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट ग्रुप। इसका सही आंसर वही इंसान बता पाएगा जिसको इन सब में डिफरेंस पता हो। ठीक है, एक संगठित हित समूह ही एक श्रम संघ होती है। ठीक है, एन एसोसिएशन होती है जो ये भी इसकी तरह होती है, बट इसमें इतना हित वो लोग संगठित हित नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। फेडरेशन, देखिए फेडरेशन और एसोसिएशन में डिफरेंस ये है कि फेडरेशन बहुत ही लीगल एंटिटी पर होता है या ग्रुप ऑफ स्टेट होता है, उसे हम फेडरेशन कहते हैं। ठीक है गाइज, एक टर्म होती है एसोसिएशन हो गया, मुझे वो भी याद नहीं आ रही है, हाँ इंस्टीट्यूशन। गाइज इंस्टीट्यूशन हमेशा एक अमूर्त होता है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ रूल्स होता है। इंस्टीट्यूशन हमेशा ग्रुप ऑफ रूल्स होता है इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी। 62 क्वेश्चन है, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द कोड डिपिक्टिंग करेक्ट आंसर टू डिस्क्राइब द सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर इनइक्वालिटीज़। नीचे दिए गए कथन पढ़ें और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चयनित करें जो सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर असमानताओं का वर्णन करता है। हार्मोनल एंड क्रोमोसोम डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, पुरुष और स्त्री के बीच हार्मोनल और क्रोमोसोम संबंधी अंतर, तो ये तो असमानता नहीं हुई, तो ये एक नेचुरल असमानता, ये तो नहीं होगा। सेकेंड है, फॉर सिमिलरली क्वालिफाइड पर्सन मैन फेवर्ड ओवर वुमेन, सामान्य रूप से योग्य व्यक्तियों के लिए स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का पक्ष लिया जाना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, मैन एंड वुमेन आर थॉट टू हैव डिफरेंट फिजिकल, इमोशनल, मेंटल कैपेबिलिटीज, ये भी हो जाएगा सही। समझा जाता है कि पुरुष और स्त्रियों में भिन्न शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक क्षमताएं होती हैं। और डी हो गया, दहेज की प्रथा भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग में बढ़ गई है। प्रैक्टिस ऑफ डॉरी हैज़ इंक्रीज्ड अमंग द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, तो बी सी डी सही हो जाएंगे, बी सी डी सही हो जाएंगे और ए गलत हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है, नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, जिसमें हम कि अपने मान लो अगर एक पॉलिटिक्स में कोई एक यूनिवर्सिटी में कह लो कोई है हेड, तो वो अपने ही रिलेटिव्स को लाएगा, अपने ही भाई भतीजों को लेकर आ जाएगा, दैट इज़ भाई भतीजावाद। फेवरेटिज्म, अपने किसी फेवरेट को लाना। मिस यूज़ ऑफ पावर, अपनी पावर का गलत प्रयोग करना। आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल है? करप्शन, इग्नोरेंस, सोशल सॉलिडारिटी या कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा करप्शन, आप अच्छी तरह से मतलब यानी कि भ्रष्टाचार। तो गाइस एक चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड की है, वो ये है कि रजनी कोठारी एक थिंकर हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम 5th यूनिट में पढ़ते हैं। नेट की, सेट का भी सेम सिलेबस है तो सेट में भी बोल सकते हैं। मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी BNMPF, बनम पफ। एक्चुअली रजनी कोठारी ने 5 तरह के करप्शन की बात की है, जैसे कि ब्राइब, नेपोटिज्म, मिस अप्रोप्रिएशन, पैट्रोनेज एंड फेवरेटिज्म। ये 5 तरह के करप्शन पाए जाते हैं इन जनरली सोसाइटी में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चैप्टर अबाउट वुमेन विच अपीयर्ड इन 6th 5-year प्लान। तो छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के बारे में किस टॉपिक पर बात हुई। ऑप्शंस आर वुमेन एंड वेलफेयर या वुमेन एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा वुमेन एंड डेवलपमेंट गाइज, यानी कि महिलाएं और विकास। लेकिन गाइज कीप इन माइंड, अगर 5th 5-year प्लान पूछा है तो उसमें वुमेन के रिलेटेड वेलफेयर यानी कि वुमेन के कल्याण की बात की है, ठीक है। और अगर पूछा है 6th तो डेवलपमेंट, अगर पूछा है 9th तो आ जाएगा एम्पावरमेंट। कीप इन माइंड गाइज, 5th यानी कि वेलफेयर, 6th यानी कि डेवलपमेंट एंड 9th यानी कि एम्पावरमेंट। 65th क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द मेन स्टे ऑफ रूरल पावर स्ट्रक्चर। निम्न में से ग्रामीण शक्ति संरचना का प्रमुख आधार है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा, जिला परिषद, ब्लॉक डेवलपमेंट या ग्राम पंचायत। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ठीक है, जो ग्रामीण शक्ति संरचना का प्रमुख आधार मानी जाती है। 66 है, हु स्टडीड बैगर ट्राइब। बैगर ट्राइब पर किसने अध्ययन किया। तो इस पर वेरियर एल्विन ने अध्ययन किया था उनके। और ये बैगर ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। लॉज ऑफ नव इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। और एस.सी. दुबे जो इसमें ऑप्शन है उनको भी बता देती हूँ मैं। एस.सी. दुबे की बुक है द कमर, इंडियाज चेंजिंग विलेज। इन्होंने कमर ट्राइब पर अध्ययन किया था और द कमर इनकी बुक भी है। एम.एन. श्रीनिवास ने कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया पर अध्ययन किया। और डी है हट्टन जी ने लोटा नेगा अंगामी नेगा ट्राइब्स पर अध्ययन किया था, ठीक है। महादेव कोलिस पर भी एम.एन. श्रीनिवास ने अध्ययन किया है। और हाँ गाइस, इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो वेरियर एल्विन है ना, इनकी बुक का नाम है सिविलाइजिंग द सेवेज। लेकिन अगर सेवेज द सिविलाइजिंग आएगा, मतलब अगर ऑपोजिट में आएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। ये एक बार नेट में आया था तो वी वर कंफ्यूज कि ये तो रामचंद्र गुहा आना चाहिए, बट ये वेरियर एल्विन हैं जिन्होंने सिविलाइजिंग द सेवेज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ सबर्ब्स एंड डॉर्मेटरी टाउन हैव कंट्रीब्यूटेड टू। उपनगरों और शयनशाला कस्बों के विस्तार ने योगदान दिया है। गाइस मुझे थोड़ा टिक करने में दिक्कत आ रही है, बट आई होप आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। ऑप्शन है इनर सिटी डीके, भीतरी शयन पतन, फ्रिंक एरिया प्रॉस्पेरिटी, सीमांत क्षेत्रों में वृद्धि, लार्ज कॉरपोरेशन विस्तृत निगम, सुपर एबडेंस ऑफ फाइनेंशियल एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, वित्तीय सलाहकार सेवाओं का असाधारण बाहुल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर एबडेंस ऑफ फाइनेंशियल एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। 68th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रोपॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन। मार्जिनल मैन कॉन्सेप्ट यानी कि सीमांत मानव की अवधारणा किसने दी। तो इसको दिया है, ऑप्शंस आर के मार्टन, मैकाइवर, रॉबर्ट ई पार्क, ईबो गार्डस। तो इसका आंसर है रॉबर्ट ई पार्क। रॉबर्ट ई पार्क ने मार्जिनल मैन दिया है। कीप इन माइंड गाइज, इनकी बुक है ह्यूमन कम्युनिटीज, साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, सोसाइटीज पार्सन्स का भी बुक है। फिर मार्टन के बारे में मार्टन आगे ऑप्शन में है द सिटी 1925, ठीक है। मार्टन का आपको पता है उन्होंने CIRR दिया था। उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर 26 थिंकर में आते हैं। मैकाइवर की सोसाइटी बुक है और द मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की बुक है। ईबो गार्डस, देखिए गाइस अभी सेट का पेपर है ना, तो उसमें मैकाइवर की डेफिनेशन सारी पढ़ लेना, BA के बुक्स में इजीली मिल जाएगी आपको, क्योंकि मैकाइवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर। ईबो गार्डस का कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नेमलेसनेस। 69 क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू पास जमींदारी एबॉलिशन एक्ट। भारत में कौन से राज्य ने सबसे पहले ज़मींदारी लागू किया। तो वो उत्तर प्रदेश राज्य ने किया था 1793 में किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में किया था, ठीक है। और असम क्यों फेमस है बता देती हूँ। असम में देहांग पटकाई नेशनल पार्क अभी बना है तो वो फेमस है। पश्चिम बंगाल में देखिएगा इस 1943-1944 में काफ़ी मूवमेंट्स हुए, जैसे कि तेभागा मूवमेंट। तेलंगाना ये सब पश्चिम बंगाल में ही हुए थे, तो पता होना चाहिए। कर्नाटक में एपिको मूवमेंट फेमस है जो 1983 में हुआ था। और हाँ गाइस कीप इन माइंड कि अभी मैंने आपको बताया
कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उत्तर प्रदेश में ज़मींदारी लागू किया, ठीक है। और 1792 में रैयतवाड़ी मद्रास में शुरू हुई और महालवाड़ी 1833 में यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश में हुई। तो गाइस कीप इन माइंड कि पहले रैयतवाड़ी सिस्टम आया, फिर 1793 में ज़मींदारी आ गया और महालवाड़ी लास्ट में आया था 1833 में। 70 क्वेश्चन है, इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ कॉन्फ्लिक्ट एरियाज अपीयर व्हेन। औद्योगिक समाजों में संघर्ष के क्षेत्र दिखाई देते हैं जब, कब? अटेम्प्ट्स आर मेड टू एब्सॉर्ब अ लार्ज लेबर फोर्स, अधिक श्रम शक्ति के सम्मिलित करने की कोशिश की जाए। बी, अटेम्प्ट आर मेड टू पुट मशीन्स टू वर्क एंड रिमूव वर्कर्स, श्रमिकों को हटाकर मशीनों से काम की कोशिश की जाए। सी, अटेम्प्ट आर मेड टू गिव वर्कर हायर वेजेस एंड फैसिलिटेड, श्रमिकों को ज़्यादा वेतन व सुविधाएं दी जाए। एंड अटेम्प्ट आर मेड टू मिनिमाइज प्रॉफिट ऑफ द मैनेजमेंट, प्रबंधन के लाभांश को कम किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमिकों को हटाकर मशीनों से काम की कोशिश की जाए, तभी तो स्ट्रगल आएगा, तभी तो उनमें औद्योगिक समाजों में संघर्ष देखा जाता है जब मशीनें लाई जाती हैं और लोगों को हटा दिया जाता है। इस पे कार्ल मार्क्स ने बहुत बहुत अच्छी बातें कही हैं और बहुत ही लॉजिकल बातें की जो आज भी इम्प्लीमेंट होती है। तो गाइज अगर आपको टाइम मिले तो कार्ल मार्क्स को थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको उससे। So 71 है, the thesis that urbanism is a form of social existence and is concerned less with internal differentiation of cities has been emphasized by। इस सिद्धांत पर किसने बल दिया है कि नागरिकता सामाजिक अस्तित्व का एक प्रकार है और जिसका नगरों के आंतरिक विभेदीकरण से कम संबंध है। रॉबर्ट बी स्टील, लुईस वर्थ, बर्गेस एंड मॉमफोर्ड। इसका सही आंसर है लुईस वर्थ। अब मैं लुईस वर्थ के बारे में थोड़ा बता दूं कि लुईस वर्थ का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, फादर ऑफ अर्बनिज्म है। हस्ती मैं भी आपको बताती हूँ, घेटो उन्होंने दिया है। हस्ती एक्चुअली मैंने ना लुईस वर्थ के अर्बनिज्म के फीचर की ट्रिक बताई है। हस्ती या हस्ती बोलो, अस्थि बोलो। हस्ती मतलब हेट्रोजेनिटी, एनोनिमिटी और सुपरफिशियलिटी, ट्रांजिएंटी और इंडिविजुअलिटी, ठीक है गाइज। रॉबर्ट बी स्टेट की इंपॉर्टेंट बुक है सोशल ऑर्डर। बर्गेस की बुक है इंट्रोडक्शन टू साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब सोशियोलॉजी की साइंस का इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने, अपने बुक का नाम है उनकी ये। लुईस मॉमफोर्ड ने कल्चर ऑफ सिटीज़ बुक है, लेकिन अगर इसमें आ गया कल्चर ऑफ सिटीज़ रोल तो उसमें रॉबर्ट ई पार्क हो जाएंगे। और गाइज कीप इन माइंड कि एसडीजी के गोल 11 में अर्बन प्लानिंग की बात होती है। रूरल, उसके बाद डैनियल थॉर्नर हैज़ एनालिसिस्ड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। डैनियल थॉर्नर, उन्होंने, इनको हम काफ़ी 4th यूनिट में पढ़ते हैं, ने वर्ग और वर्गों के संदर्भ में कृषक की सामाजिक संरचना का विश्लेषण किया है। ऑप्शंस आर इनकम ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से प्राप्त आमदनी, द नेचर ऑफ राइट्स, अधिकारों की प्रवृत्ति, द एक्सटेंट ऑफ फील्ड वर्क एक्चुअली परफॉर्म्ड, खेतों में किस हद तक कार्य किया जाता है, एंड ऑल ऑफ दीज। तो गाइज इन्होंने इन तीनों की बात की है। एंड कीप इन माइंड कि एग्रेरियन प्रोस्पेक्ट अगर टर्म आए, कीवर्ड है ये सॉरी, या एग्रेरियन रीजन आए तो दोनों में ही हम डैनियल थॉर्नर के साथ जाएंगे। उन्होंने मालिक किसान मजदूर पर भी दिया है और उनके बुक्स जैसे कि लैंड रिफॉर्म पर भी इनका बुक है, और हमने इसके अलावा इनका लैंड रिफॉर्म में पीसी जोशी के काम को भी देखा है, ठीक है गाइज। और 73rd क्वेश्चन है, डी.एन. धनागरे हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग मॉडल ऑफ एग्रेरियन क्लासेस। डी.एन. धनागरे ने कृषक वर्गों को निम्नलिखित मॉडलों का सुझाव दिया है। ए, लैंड अलॉट्स, रिच पीजेंट, मिडल पीजेंट, पुअर पीजेंट एंड रिच टेनेंट्स। तो ये यानी कि भूमालिक, अमीर किसान, मध्यम किसान, गरीब किसान, अमीर कृषक, किराएदार। तो ये इन 6 टर्म, ये जो टाइप्स है जो वर्गों को दिया है वो डी.एन. धनागरे ने दिया है, जिसे मैंने तो लर्म अप करके ऐसे याद किया था। तो एग्रेरियन मूवमेंट कीवर्ड याद रखना, तो धनागरे होगा। एग्रेरियन मूवमेंट आया, पीजेंट मूवमेंट आया, ठीक है। और मैं बता दूं कि वेट, अगर एग्रेरियन स्ट्रगल आता है, ठीक है, तो हो जाएगा ए.आर. देसाई। मूवमेंट आता है तो हो जाएगा डी.एन. धनागरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74,
किसने तर्क दिया है कि श्रम शोषण के मद्देनज़र भारतीय कृषक वर्ग ने एक वर्ग की विशेषताएं ले ली है? मतलब किसने कहा है, इन द वेक ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन द इंडियन पीजेंट्री हैज़ रियली टेकन अ क्लास करेक्टर? राजेंद्र सिंह, वो तो वाटरमैन ऑफ इंडिया हैं, उनको तो नहीं हम इसमें कर सकते। विजीनियस खाखा, नहीं ये तो नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने तो ट्राइब्स पर काम किया है, डबल कॉलोनियलिज्म दिया है, ठीक है, उन्होंने ट्राइब्स की कमेटी बनाई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम 5th यूनिट में पढ़ते हैं स्टेट एंड सोसाइटी वाली में। RK जैन के बारे में मैं आगे बता दूंगी। और उत्साह पटनायक इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्साह पटनायक की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पीजेंट क्लास डिफ्रेंसिएशन, रिपब्लिक ऑफ हंगर, चेन ऑफ सर्विट्यूड, अग्रेरियन रिलेशन और अग्रेरियन क्वेश्चन। हो गया ना गाइज, अग्रेरियन क्वेश्चन आया तो हो जाएगा आपका उत्साह पटनायक, अग्रेरियन स्ट्रगल आया तो AR देसाई, ठीक है, अग्रेरियन मूवमेंट आया, पीजेंट मूवमेंट आया तो हो जाएगा धनाग्रे। ऐसे इनको याद किया करो, जल्दी याद हो जाएंगे और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट पीजेंट्स? द पीजेंट रिप्रेजेंट लिटल ट्रेडिशन, किसान कम परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। द पीजेंट इन इंडिया आर प्रीडोमिनेंटली रिप्रेजेंटेड बाय मिडल स्ट्राटा ऑफ कास्ट हायरार्की, भारत में किसान जाति सोपानी के मध्य वर्ग द्वारा प्रधानत्व निरूपित होते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड इसके अलावा ये तो इसके ऑप्शंस ही है, दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो गाइज इसमें एरिक वॉल्फ का इम्पॉर्टेंट है कि एरिक वॉल्फ ने पीजेंट वॉर की बात की है, ठीक है, पीजेंट वॉर आया तो एरिक वॉल्फ, अगर एग्रेरियन सिस्टम आया तो इरफान हबीब। तो कीप इन माइंड गाइज, एग्रेरियन पीजेंट सिस्टम इरफान हबीब, पीजेंट वॉर एरिक वॉल्फ, एग्रेरियन सोसाइटी अग्रेरियन स्ट्रगल AR देसाई, अग्रेरियन मूवमेंट धनागरे, ठीक है गाइज, ऐसे ऐसे याद कर लेना। इसके अलावा RK जैन का इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था RK जैन एक्चुअली प्रोफेसर है JNU से रिलेटेड एक स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में एक है, और इनकी जो बुक है वो इंटीग्रेटेड सोशल साइंस इनके बुक का नाम है। सो गाइज दिस ऑल अबाउट 75 क्वेश्चंस, आई होप यू ऑल लाइक इट। एंड अगर आपको समझ आया होगा तो इसे शेयर कर देना औरों के साथ। एंड थैंक यू गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।